कि सर टैक्स जो विवाद जो बढ़ते हैं उसके कारण क्या होते हैं? देखिए, टैक्स विवाद का मेजर जो कारण है वो टैक्स के कानून की भाषा है कि आप एक भाषा को लिखते हैं उसी के कॉमा फुल स्टॉप पे। देखिए, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं तो मैं समझ सकता हूं इस बात को कि कभी कभी एक कॉमा रोको मत जाने दो। हम सबने ये एग्जाम्पल अपने टीचर जी, से सुना है कि जी, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। दोनों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कोमा इधर से उधर किया और पूरा सेंटेंस का एसेंस चेंज हो गया है। वो जी, जो जी, के लिए बेचारे के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। तो यही एक कारण है। अगर आप पूरे कानून को सिंपल भाषा में समझेंगे तो यही एक कारण है कि रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। तो इसी को जब हम देखते हैं तो यहां से सारे विवाद पैदा होते हैं। सरकार का कहना होता है कि हमने कहा था रोकने के लिए, हमारा ये कहना होता है कि आपने कहा था जाने दीजिए, रोकिए मत। वो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन का इशू है, कैसे हम उस भाषा को करते हैं। कोई भी व्यक्ति देखिए, चोरी जो टैक्स इवेडर जो है, इसको टैक्स इवेजन कहा जाता है आयकर की भाषा में। टैक्स इवेडर जो है इंटेंशनल आपको बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर जो इवेडर है वो अनइंटेंशनल है, मतलब आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपसे हो जाता है टेक्निकल गलती की वजह से या आप किसी वजह से। कल ही एक मैं जजमेंट पढ़ रहा था, 2 मिनट लेट एक इनकम टैक्स का ऑर्डर पास किया गया और हाईकोर्ट ने कहा नहीं, टाइम चला गया है। तो अब हम जो है घड़ी के साथ चल रहे हैं साहब, बहुत फास्ट हमको भागना होगा। तो कभी कभी जो है ये एसएससी के फायदे में हुआ वो 2 मिनट, तो वो ऑर्डर क्रैश हो गया। हमने कहा नहीं, गलत तो कर दे, उसको हम ठीक नहीं करते। तो ये हम पर भी लागू होता है जब हम कुछ चीज फाइल कर रहे होते और नहीं हो रही होती। तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह से हुए हैं, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गई है, कौन कैसे इंटरप्रिटेशन करता है, क्या चीजों को कैसे पढ़ा जाएगा, ज्यादा बड़े कारण ये होते हैं टैक्स विवाद में। आज ये अपने आप में एक विवाद क्वेश्चन है जो आपने पूछा, इसके अपने ही विवाद के केस पर क्या जवाब दिया जाए। तो ये आज विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसको आसान भाषा में समझाइए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो बदलाव होगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो आमूलचूल बदलाव की बात है, पहली बात तो आप पढ़ ही रहे हैं कि एक्ट 1961 में बना। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स पूरा साल भर आते रहते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये 63 साल पुराना कानून है। और जिस तरह से व्यापार तब किया जाता था, जिस तरह से आय तब होती थी, आज अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जमीन आसमान का बदलाव आपको दिखाई देता है। तो कभी भी जो कानून है उसको भी अपने आप के साथ साथ अपडेटेड रहना पड़ता है। आज क्रिप्टो करेंसी आ गई, आज आपके पास डिजिटल एसेट्स है जिनके बारे में कभी 1960 में किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट से लाया जाता है उसको। लेकिन कभी एक स्टेज ऐसी आती है जब आप कितने अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे। आप एक सेक्शन को लेकर के उसके साथ अगर अगर मैं एक बात करूं, सेक्शन 1023 अगर आप उसके अंदर देखें तो इतने प्रोवाइजो है उसके अंदर कि हम भी कभी कभी जाते हैं कि कहां जाएं। और पिछली बार बहुत कम किए थे बजट में, इन्होंने उसके प्रोवाइजो हटा दिए थे। तो इस तरह से मैं कुछ सेक्शंस का अगर रेफरेंस दूं तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें इतनी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। कभी हम कहते हैं यस, कभी हम कहते हैं नो, तो पढ़ने वाले के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आमूलचूल परिवर्तन से मेरा सरकार का भी शायद भाव यही रहा है कि एक बार फिर से दोबारा रीराइट कर लेते हैं। जो भी अमेंडमेंट्स अब तक हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हुई जो लॉ बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी जब हम लेते हैं तो वो लॉ की शेप ले जाता है। तो अब सरकार ये चाहती है कि इसको इनकॉर्पोरेट करके एक लैंग्वेज का पार्ट बना दिया जाए ताकि आपको उसके बाद प्रोवाइजो ना पढ़ने पड़े, सब्जेक्ट टू ना पढ़ने पड़े, एक्सेप्शंस ना पढ़ने पड़े। आपको सीधा सीधा एक लाइन में कहा जाए और आप उसका जो, फिर मैं वापस जाऊंगा अपनी बात पे, जो सरकार की मंशा है, जो कानून की मंशा है, आप भी उसी मंशा से काम करें और गलतियां कम से कम हो और उससे विवाद और लिटिगेशन कम। आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। आज तो इस बाबत जो है प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब जनवरी के मध्य में आम लोगों से चर्चा विमर्श भी किया जाएगा, उस पर ड्राफ्ट पेपर जारी किया जाएगा। आईटीआर फाइलिंग का बदला हुआ जो कानून है वो बजट में पेश किया जा सकता है। इस पर सर कोई और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं? देखिए, मैं इस पर ये कहूंगा कि ये प्रोसीजरल पार्ट है। ये तो करना ही पड़ता है सरकार को, क्योंकि जब भी किसी कानून को लाया जाता है या बहुत चेंजेस होते हैं तो स्टेक होल्डर से तो बात की जाती है और करी भी जानी चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं।
तो एक लोकतंत्र है, मेरे खिलाफ अगर या मेरे बारे में कुछ बात की जा रही है तो मेरे से राय तो ली जा सकती है। ठीक है, सरकार जो करना चाहे, सरकार कानून जैसा बनाएगी उसी को लागू किया जाएगा और उसी को मैं मानूंगा। पर सवाल ये है कि मेरे से अगर अगर आप किसी एक्शन को लाने से पहले अगर मेरे से बात करें तो ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा अच्छा कानून बन के आता है। तो सरकार मिड ऑफ जनवरी में कंसल्टेशन पेपर ला रही है जिसमें स्टेक होल्डर्स को पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरे और आपके लिए बहुत काम बढ़ने वाला है, क्योंकि कंसल्टेशन पर डिस्कशन हम करेंगे सब, तो क्या गलत है क्या ठीक है, उसी लाइन पर ही सरकार अपना कानून लेकर के, अपना बजट लेकर के आएगी। फिर इसके बाद ये हमारे जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट बनेगा और देन ये बिल्कुल कानून बन जाएगा और कानून को जिस तरह से भी लागू किया जाता है, जो भी प्रोसीजर्स है वो फॉलो किए जाएंगे। तो ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ स्पेशल विनोद सर, अब कहा जा रहा है कि अगर ये बदलाव होता है तो टैक्स फाइलिंग की जो भाषा है वो आसान बना दी जाएगी, लेकिन यहीं पर एक कमेंट सेक्शन में व्यूअर ने पूछा है कि सर हम लोग फाइल तो करते हैं इनकम टैक्स, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। सर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, वो क्या सलाह होगा जो विनोद रावल सर हमें देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो गलतियां हैं वो इस तरह की होती है कि आपने कोई डिडक्शन गलत क्लेम कर लिया है, आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए। ज्यादातर अगर हम बात करें तो एचआरए की डिडक्शन जिस तरह से क्लेम की जाती है, डोनेशन की एग्जम्पशन, डोनेशन में आपको रिस्ट्रिक्टेड किया गया कि इस अमाउंट से ज्यादा का आप डिडक्शन नहीं ले सकते, फिर भी आप इस तरह से बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं। आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको 20% टीडीएस कट रहा है, आप गलती करके बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके पैन के नाम में या कहीं कुछ गड़बड़ है, रिटर्न भरते वक्त आप जो है अपनी इनकम को कहीं कुछ गलत लगा देते हैं, जीरो का एक्स्ट्रा लग गया तो उससे टैक्स की कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी। केसेस पे अगर हम बात करें, हालांकि बहुत सिंप्लीफाई कर दिया न्यू टैक्स रिजीम में, पर फिर भी आप जो भी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं, बच्चे हैं जो इनकम आ रही है, जो क्लबिंग होती है सेक्शन 66 तो आप क्लबिंग क्लेम करते हैं, या स्पाउस को है, या कोई डॉटर इन लॉ तरह का गिफ्ट दिया है जो कि परमिटेड नहीं है, उससे जो इनकम आ रही है वो क्लब जाती है। बहुत गलतियां इसमें एग्रीकल्चर इनकम है, आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उन इनकम को दिखाने के लिए, फिर भी आप उसको क्लेम करते हैं। तो आप इन चीजों से बचिए और किसी तरह के गिमिक से बचिए। जो भी आप गिमिक्स को टैक्स सेविंग के चाहते हैं, ये डिडक्शन दे दीजिए होगा। देखिए, सरकार के पास 360 डिग्री रडार है, सरकार को टैक्स मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार को टैक्स नहीं मिलता है, सरकार को उस पैसे पर भी जीएसटी मिलता है। तो जो भी पैसा आप खर्च करते हैं तब भी आप जीएसटी देते हैं। और एज ए कंट्री ट्रू पैट्रियट, आपकी ये ड्यूटी है ट्रू सिटीजन कि आप करेक्ट टैक्स दें। सरकार का जो टैक्स है वही पैसा बाद में जो है बाकी योजनाओं पर खर्च होता है और उसी से हमें इनकम मिलता है। तो ये सब चीजों से बिल्कुल अपनी जो एक्यूरेट टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करें। भले ही जो बेनिफिट टैक्स प्लानिंग करना कोई बुराई नहीं, आप बिल्कुल अपनी टैक्स प्लानिंग। जी, विनोद सर, कहा जाता है कि टैक्स बड़ा एक जटिल मुद्दा है, इसको कैलकुलेशन करने में, गुना भाग करने में बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब इसी दिक्कत को दूर करने के लिए फॉर्मूला और टेबल्स दी जाएंगी।